एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 5th के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एक टॉपिक कोरिलेशन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कोरिलेशन का परिभाषा, विशेषताएं, मान्यताएं वगैरह वगैरह पढ़ चुके थे, और साथ ही हम लोग कार्ल पियर्सन द्वारा गणितीय विधि भी पढ़ चुके थे। सर्वप्रथम गणितीय रूप देने का प्रयास किसने किया? कार्ल पियर्सन ने 1890 में यह सहसंबंध दो मूल्यों के बीच, दो या दो से अधिक चरों के बीच के संबंध को स्थापित गणितीय रूप से व्याख्या करने का प्रयास सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने किया। तो आज देखते हैं हम लोग इसका ये स्पीयरमैन द्वारा दिया गया कर्म सहसंबंध, यानी कि रैंक डिफरेंस मेथड, यानी कि रैंक कोरिलेशन। तो आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम इन्होंने इस विधि का व्याख्या 1904 ईस्वी में की। किसने? स्पीयरमैन ने, प्रोफेसर एडवर्ड स्पीयरमैन, जो ब्रिटिश के मनोविज्ञान शास्त्री थे। यह ढंग चरों के दिए गए मूल्यों के कर्म पर आधारित निर्भर करता है, कर्म पर आधारित है, यानी कि जो मूल्य दिया होता है उसका कर्म देना होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कमांतर विधि के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह इसमें समंकों का गुणात्मक प्रकृति, समंकों का क्या है? गुणात्मक प्रकृति पाया जाता है, जिसमें जैसे कि हम कह सकते हैं सुंदरता, निपुणता, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व गुण आदि पाए जाते हैं, यानी कि संख्यात्मक के साथ साथ इसमें गुण भी होते हैं। समंकों का वितरण समान प्रकृति का नहीं होता, यानी कि समान स्थिति का, समान प्रकृति का नहीं होता। इसमें गुणात्मक ढंग भी, रूप भी होता है। तो आइए देख लेते हैं इसको एक बार एग्जाम्पल से। तो इसका सबसे पहले देख लीजिए फॉर्मूला क्या है। ये जो गुणात्मक सूचना दी होती है, इसमें सहसंबंध का अध्ययन करने के लिए विभिन्न मदों की विशेष ढंग में कर्म देना होता है, यानी कि जो रैंक देना होता है, ये जो मूल्य दिया होता है, जो चर दिए होते हैं, उन यानी कि दो सहसंबंध, दो चरों के बीच का संबंध बतलाता है। तो दोनों चर जितना दिए होते हैं उसका मूल्य देना होता है, यानी कि रैंक देना होता है, कर्म देना होता है कि इसको किस कर्म की प्राप्त है, मतलब किस स्थान पर यह है। तो इसमें क्या होता है कि कर्म रैंक देना होता है। तो यहाँ प्रत्येक मद को दिए गए विशेष अंक कर्म कहलाते हैं, मतलब विशेष अंक दे देते हैं। मान लीजिए ये मूल्य क्या है? 20, 30, 24, 40। तो इस प्रकार से इसको रंग, इसका स्थान कहाँ, 24 का स्थान कहाँ है, 1 है या 2 है, ऐसे करके मतलब एक सीरियली करना होता है इसको स्थान। जिस तरह से हम लोग क्या करते थे, उसको सीरियली बैठाते, रूप प्रदान करते थे, कर्म में देते थे, उसी तरह से उसका कर्म देना है कि इसका स्थान कितना है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले से हम बना सकते हैं। स्पीयरमैन का आर के, इसने इन्होंने आर के, स्मॉल के है ये, इससे डिनोट किया, और इन्होंने क्या किए, इस फॉर्मूला का दिया, यानी कि आर के इक्वल टू 1 - 6 और समेशन ऑफ डी स्क्वायर बटे एन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन, यानी कि इसको अगर हम इस फॉर्मूले को अगर हम ये एन जो है, इसको एन स्क्वायर -1 से अगर हम इसको मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एन क्यू माइनस एन हो जाएगा, यानी कि इसी का अगला स्टेज ये है। तो इस रूप का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर क्या है कि आर के को कर्म सहसंबंध, यानी कि रैंक कोफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन को बतलाता है। वहीं समेशन ऑफ डी स्क्वायर मतलब कर्मों के, यानी कि रैंक का जो अंतर डिफरेंस होता है का वर्ग को बतलाता है। उसमें मतलब जो रैंक जो हम देंगे उसका स्क्वायर, जो उन दोनों का, दो समंकों, दो चरों के बीच जो होगा डिफरेंस, उसका स्क्वायर होगा, और ये नंबर ऑफ आइटम। तो आइए देखते हैं। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की तरह ही इसे क्या कहते हैं? आर के मूल्य जो होता है वो क्या होता है? +1 और +1 और -1 के बीच में इसका वैल्यू आता
है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सहसंबंध का मुख्य विशेषता क्या है कि वह उसका जो वैल्यू आएगा +1 और -1 में ही आता है, जो हमने पिछले क्लास में ही देख लिए थे। सहसंबंध गुणांक की गणना आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से करते हैं। जब कर्म दिए हुए हो, मतलब मूल्य के जगह पर कर्म ही दे दिया गया हो, यानी कि 20, 30, 24, 40 ऐसे करके हम लिए थे। तो इस प्रकार से एक देखिए, मतलब इसका कर्म दे दिए 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कर्म दे दिया। तो मान लीजिए 24 का 3 है, तो ये कर्म किस प्रकार से दिया जाता है उस चीज़ को हम आगे सीख लेंगे। तो ये कर्म ही दे चुका है। इस जब कर्म दिया हो, मूल्य ना हो, तो कर्म दिया हो तो निकालना और भी आसान होगा। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 2 स्त्रियों की विभिन्न प्रकार की लिपस्टिकों को कर्म देने के लिए कहा गया है, जो नीचे प्रस्तुत है। यहाँ लिपस्टिक ABC, यानी कि ये लिपस्टिक का आइटम है, ठीक ना। अब यहाँ लेडीज X का कर्म ये है, देख लीजिए ये कर्म दिया हुआ है। लेडी Y का लिपस्टिक का कर्म ये दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसको हम सॉल्व करके। ये देखिए कर्म क्या दिया हुआ है, लेडी X का कर्म यहाँ पे दिया हुआ है और लेडी Y का कर्म यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करना है, D हम निकालना है। यहाँ देख लीजिए समेशन ऑफ D² की आवश्यकता पड़ता है, तो D निकालना। तो D हम कैसे निकालेंगे, D² कैसे निकालेंगे, यानी कि पहले D निकालेंगे। तो D क्या करेंगे, X चर और Y चर का जो रैंक दिया हुआ है, जो कर्म दिया हुआ है, उसको डिफरेंस निकाल देंगे, यानी कि R1 - R2 कर देंगे। तो बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, D प्राप्त हो जाएगा। तो D प्राप्त, जो D जब भी होगा वह 0 बराबर होगा। इसे कैलकुलेट, इन सभी का योग जो होगा, डिफरेंस का योग, वो 0 होगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए हम निकाल लिए 2 - 1 = प्लस में 1 आ गया। 1 - 3 - 2, 4 - 2 प्लस में 2, 3 - 4 माइनस में 1 आ गया। 5 - 5 0, 7 - 6 प्लस में 1 और 6 - 1 मतलब माइनस में 1। इस प्रकार से ये हम डिफरेंस निकाले। अब देखिए ये डिफरेंस का जो योग होगा, ये जो डिफरेंस का योग होगा हमेशा यहाँ 0 होगा। देख लीजिए ये कैलकुलेट करके देख लीजिए। प्लस में 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 4 आ गया प्लस में। तो माइनस में भी देखिए 1 2 और 2 4, यानी कि प्लस में भी 4 है तो माइनस में भी 4 है। तो 4 में 4 गया तो 0 आ गया। देख लीजिए यहाँ डिफरेंस 0 आ गया। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंस जब भी आएगा 0 आएगा। अब क्या है कि हम इसका डी को स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि डी जो आया उसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या है, माइनस में जो है वो माइनस में प्लस में आ जाएगा। तो 1 देखिए प्लस में 1 है तो 1 का 1 आ गया। 1 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। -2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 आ जाता है, यानी कि माइनस गुने -2 हो जाता है, 4 आ जाता है। वहीं प्लस में 2 1 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार -1 का 1 आ गया, +1 का 1 और -1 का 1 आ गया। तो इस प्रकार के समेशन ऑफ D² 12 आ गया। अब आइए इस फार्मूला पर, जो फार्मूला हमने ऊपर में बताए थे उस फार्मूला पर पुट कर दीजिए। देख लीजिए यहाँ फार्मूला हमने लिख दिया है। यहाँ पे इस फार्मूला पर आप पुट कर दीजिए। समेशन ऑफ D² कितना आ गया, 12 आ गया। नंबर ऑफ आइटम कितना है, काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ आइटम कितना है, 7 है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स 7 है। तो क्या करेंगे, 7n = 7 हो गया। और ये अब इसको फार्मूला पर बैठा दीजिए। देख लीजिए 1 - 6 × 12 हो गया, बटे 7 का होल क्यूब माइनस में 7। देख लीजिए फार्मूला पर बैठा दिए। अब इसका कैलकुलेशन किए तो ये हमको निकल लिए। ये देखिए प्लस में क्या अपना धनात्मक 785। ये किस प्रकार का सहसंबंध है, तो यह क्या है, उच्च धनात्मक सहसंबंध, यानी कि प्लस में है तो धनात्मक, और ये 75 से 0.75 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, ये ऊंच हो जाएगा, ऊंच आ जाएगा। और अगर 90 से ज़्यादा होता, 0.9 से ज़्यादा होता तो क्या होता, बहुत ऊंच। और अगर 1 हो जाता, प्लस में 1 हो जाता तो पूर्ण धनात्मक हो जाता। ये स्थिति को बतलाता है। अब अगर देख लीजिए कि ये जो इस एग्जाम्पल में हम लोग देख लिए कि रैंक दिया हुआ था, यहाँ पे कर्म दिया हुआ है, और अगर कहीं मूल्य दिया हो तो क्या करेंगे हम कि
रैंक देंगे। पहले क्या करेंगे, रैंक देंगे। तो आइए देखते हैं हम रैंक देने के लिए सीखते हैं किस तरह से हम रैंक दे सकते हैं। जब कर्म ना दिया गया हो, जब क्या है, कर्म ना दिया गया हो, तो क्या करेंगे हम, देख लीजिए यहाँ पे हम प्लस में यानी कि घटते कर्म में और बढ़ते कर्म में भी हम दे सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है कि जब श्रृंखलाओं के कर्म ना दिए गए हो बल्कि आंकड़े दिए गए हो यानी कि मूल्य चर दिए गए हो, तो सबसे पहले श्रृंखलाओं का श्रेणीबद्ध कर्म यानी कि अकॉर्डिंग टू रैंक देना पड़ता है। सभी श्रृंखलाओं को एक ही कर्म में के अनुसार श्रेणीबद्ध करना होता है। अर्थात यदि एक श्रृंखला को बढ़ते क्रम में श्रेणीबद्ध किया गया हो तो दूसरे को भी बढ़ते क्रम में ही करना चाहिए। यदि एक को घटते क्रम में श्रेणीबद्ध किया गया हो तो शेष सभी को भी घटते क्रम में ही करना होता है। तो आइए हम देखेंगे एक एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे बढ़ते क्रम में और दूसरे को हम देख लेंगे घटते क्रम में। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहता है क्रमबद्ध करने के बाद सूत्र जो है स्पीयरमैन के जो कर्म अंतर गुणांक ज्ञात किया जाता है, मतलब उस सूत्र पर बैठा देंगे सबको हम करके। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ रोल नंबर दिया है 1 2 3 यानी कि 8 लोगों का, 8 स्टूडेंट का रोल नंबर दिया हुआ है। अब क्या है कि इन सभी का अंग्रेजी का अंक और अर्थशास्त्र का अंक दिया हुआ है। तो आइए इसको आगे बढ़ के हम देख लेते हैं इसको किस तरह से हम रैंक प्रदान करेंगे। यहाँ पे देखिए रोल नंबर जो दिया हुआ है वो क्या है, नंबर ऑफ आइटम हो जाता है यानी कि ये हो प्राप्त हो जाएगा हमें। अब क्या है कि इंग्लिश का मार्क्स यहाँ दिया हुआ है और इकोनॉमिक्स का मार्क्स, अर्थशास्त्र का मार्क्स यहाँ दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए आप कि रैंक हम कैसे देंगे, रैंक हम कैसे देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 46 कितना है, 46 56 39 45 54 58 36 40। तो इसका रैंक हम देंगे यानी कि पहले हम बढ़ते क्रम में देते हैं। बढ़ते क्रम में मतलब इस मूल्यों में से जो सबसे बड़ा होगा उसका फर्स्ट रैंक, उससे छोटा होगा उसका सेकेंड रैंक, उससे छोटा होगा उसका थर्ड रैंक, ऐसे करके हम दे लेते हैं। तो आइए देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए सबसे ऊंचा पद क्या है, 58 है तो इसका पहला अंक दे दिए। दूसरा क्या है 56 है तो 2 दे दिए। तीसरा क्या है 54 है तो 3 दे दिए। वहीं अब अगला क्या है 46 है उसके नीचे तो 4 दे दिए इसका। तो इसी प्रकार से मतलब ऊपर से यानी कि बड़ा से छोटा को रैंक देते आए, यानी कि बड़ा को एक स्थान पर रखे, उससे छोटा को दूसरे स्थान पर, उससे छोटा को तीसरे स्थान पर, ऐसे करके हम रैंक दे दिए। अब ठीक उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स का भी रैंक दे दीजिए। देख लीजिए इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा पद कौन, सबसे ज़्यादा अंक किसका है, तो ये 70 है। 70 को हम 1 दे दिए। उससे नीचे 65 है तो उसको हम 2 दे दिए। उसी तरह से ये तीसरा अंक 60 है, देख लीजिए उससे नीचे है तो इसको 3 दे दिए। उससे नीचे देख लीजिए यहाँ 52 है तो इसका हम 4 दे दिए। तो इस प्रकार से हम रैंक दे दिए। अब क्या हो गया, यानी कि इंग्लिश का रैंक यहाँ पे क्या हुआ, इंग्लिश का रैंक हमको x प्राप्त हो गया, एक्स के से डिनोट करेंगे और ये इकोनॉमिक्स को वाई से हम डिनोट करेंगे, ठीक ना, यानी कि उसका रैंक वाई के रूप में होगा। तो एक्स और वाई, अब एक्स और वाई का डिफरेंस निकाल दीजिए। ये एक्स है और ये वाई डिफरेंस यहाँ डी निकाल दीजिए। डी निकाल देते कि नहीं, तो डी निकाल दीजिए। यहाँ डी क्या करेंगे, 4 - 8 करेंगे -4 हो जाएगा, 2 - 3 करेंगे -1 हो जाएगा, 7 - 6 करेंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से देख लीजिए सबको माइनस कर दिए एक दूसरे से तो क्या हो गया, अब हमें डिफरेंस यहाँ मिल गया। अब डिफरेंस को कैलकुलेट करके देख लीजिए, यहाँ 0 होना चाहिए। ध्यान रहे डिफरेंस में गलती होगा, माइनस प्लस करने में गलती होगा तो यहाँ 0 नहीं आएगा। देख लीजिए माइनस में कितना, 4 1 5 5 1 6 माइनस में है, माइनस में 6 है। देख लीजिए प्लस में क्या है, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। देख लीजिए प्लस में भी 6 है तो 6 - 6 कितना हो गया, 0 हो गया। इस प्रकार से डिफरेंस 0 यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे हम डी स्क्वायर, डी को स्क्वायर कर देंगे। देख लीजिए हम यहाँ स्क्वायर कर दिए
अब समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकल के यहाँ देख लीजिए, यहाँ निकल के आ गया समेशन ऑफ डी स्क्वायर। तो इस प्रकार से अब फार्मूला पर हम पुट कर देंगे। आइए देख लीजिए, फार्मूला पर पुट कर दिए, सारी वैल्यू को हम पुट कर दिए फार्मूला पर। देख लीजिए डी स्क्वायर को देख लीजिए यहाँ पर पुट कर दिए, और नंबर ऑफ आइटम कितना था, 8 था। देख लीजिए 8 को पुट कर दिए, है ना। तो ये कैलकुलेशन करके निकल के आ गया इतना। अब ये क्या है, यहाँ प्लस में आ गया, प्लस में कितना आया, प्लस में 0.6667 आया। तो इसका सहसंबंध कैसा होगा, साधारण होगा। साधारण सहसंबंध कैसा था, साधारण धनात्मक सहसंबंध क्या था, यानी कि 0.5 से 0.75 तक जाता था। क्या है, 0.5 से 0.75 तक जाता था। तो इस प्रकार से हम बढ़ते क्रम से निकालना, हो सकता है कि आप इसी को ऐसे करके निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए, आप सबसे छोटा को पहला अंक दे सकते हैं। देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, देख लीजिए यहाँ 39, सॉरी 39, उससे भी छोटा 36। देख लीजिए 36 जो है तो 8वां नंबर पर है, तो इसको एक अंक दे सकते हैं। इससे बड़ा कौन सा है, देख लीजिए 39 है, तो इसको दूसरा अंक दे सकते हैं। इस प्रकार से जब, लेकिन ध्यान रहे, जब x को यानी कि इसका रैंक घटते क्रम में देंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में देंगे, सबसे छोटा को पहला अंक देंगे तो दूसरा का भी उसी रूप में देना होगा रैंक, यानी कि इसको घटते क्रम में देंगे तो x को, तो y को भी, और बढ़ते क्रम में इसको देंगे तो इसको भी बढ़ते क्रम में ही देना होगा। तो उस प्रकार से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे सहसंबंध स्थिति बता सकते हैं।